चलिए मैडम, नवनीत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनके सवाल को भी ले लेते हैं। इनके पास बालू फॉर्ज है, एवरेजिंग की हुई है इन्होंने शेयर में 773 की एवरेजिंग प्राइस है। और दूसरा है भेल। भेल में भी इनका जो एवरेज प्राइस है 330 के आसपास का है। तो 4-5 स्टॉक्स हैं, एक एक कर हम लोग जो है डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले बालू फोर्ज लेते हैं जो कि आज जी, है। इनकी बाई कितने की बताई? 773 की एवरेजिंग प्राइस है मैम। ऑलरेडी आपने एवरेज बोल दिया है 504 पर है, तो स्टॉप लॉस ना फॉलो करने के एक और एग्जांपल। तो जी देखिए, ज्यादा तो नहीं बात करेंगे इस बारे में फिर से, बट सिर्फ इतना से ही देख लीजिए। फिर से चलिए इसको थोड़ा ना दो लाइन में कन्वर्ट कर बोलने की कोशिश करती हूँ। स्टॉप लॉस दुश्मन नहीं दोस्त है तेरा। स्टॉप लॉस दुश्मन नहीं दोस्त है तेरा। ईगो रखेगा तो नो, अभी मैं उसको ज्यादा नहीं बोलना चाहती, लेकिन अगर जी हमने स्टॉप लॉस को काटने में ईगो रखी तो कैपिटल मतलब ड्रीम बच जाता है। मतलब कैपिटल इज लाइक लॉस्ट। वो हार्ड वर्ड में यूज नहीं करना चाहती, बट कैपिटल अंधेरे में चले जाती है। सो स्टॉप लॉस को दुश्मन मत समझिए, वो आपके इमोशनल डिसीजंस जो आपके रहते हैं ना, वो आपको हेल्प करती है उसी डिसीजन पर, उसी एनालिसिस पर रहने पर, टिकने पर जो आपने की थी पैसा लगाते समय। एक नहीं तो दूसरी बस आएगी, वो दूसरा बस स्टॉक है। एक स्टॉक नहीं चला तो दूसरा चलेगा। यहाँ पे 5,500 स्टॉक्स है, लेकिन वो तभी उन सारे आप अपॉर्चुनिटी को एनकैश तो तभी कर पाओगे जब आप इमोशनली फ्री हो अपनी कैपिटल से। आप अगर इमोशनली अटैच्ड हो गए, स्टॉप लॉस नहीं गए तो, एंड दैट टू फॉर प्रॉफिट बुकिंग ऑल्सो, लोग प्रॉफिट भी नहीं बुक करते हैं। तो जो भी लेवल आपने एनालिसिस एंट्री के टाइम पर देखे हैं उनको बुक करो ताकि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को एनकैश करो। चलिए वापस आते हैं बालू फोर्ज पर, जो कि आपकी बाइंग जी काफी ऊपर की है। बट ओपिनियन मेरी ये है कि यह स्टॉक आपको, आप एवरेज प्राइस बोल रहे हैं, इसका मतलब आपने इसको एक दो तो ऐड कर लिया है। डोंट ऐड, जस्ट गिव टाइम। इफ यू कैन मैनेज टू गिव टाइम ऑल्सो, एक साल का मैं भाव आपको देके रख रही हूँ। एक साल के बाद अगर दिसंबर 26 का भाव मैं आपको दे रही हूँ, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 700 के आसपास का 10 रुपए प्लस माइनस तो आपको बिल्कुल आ जाना चाहिए। उसके लिए तो आप होल्ड कर लीजिए। बाकी एक एक्सटेंडेड टारगेट जो कि डिपेंड करेगा मार्केट की ओवरऑल कंडीशंस को लेकर के, अगर सब कुछ बढ़िया हुआ तो ये आपको 780 के आसपास भी दिख जाएगा। तो फिलहाल जैसा है और जितना है होल्ड कर जाइए, इतने दिन होल्ड किया है तो। रही बात स्टॉप लॉस, तो आप इस कंडीशन में, मैं आपको क्या सोच के स्टॉप लॉस दूं? अभी 800 की बाइंग है और जी मैं आपको स्टॉप लॉस अगर बोलूंगी तो आप मुझे बोलेंगी मैडम आपने मुझे लॉस करा दिया। बट जब मैं ये बोल रही हूँ ये 500 पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है सिर्फ 425 रुपए पर भी मेंटेन किया, इट्स मोर देन इनफ। इनफैक्ट इफ समवन्स ट्राइंग टू बाय न्यू, बालू फोर्ज में फ्रेश एंट्री आप लोग 470 के आसपास ढूंढिए। 425 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। एक साल के नजरिए से ये जो दो टारगेट दिए हैं वो बहुत पॉसिबल है। ओके मैम, व्हाट अबाउट भेल मैम? उसमें भी इनका एवरेजिंग भेल प्राइस 330 का है। और ऐड मत करिए। मतलब ये तो मैं समझ गई कि जितना आप ऐड करते जाएंगे उतना आप स्टॉप लॉस आपके हाथ से जाएगा नहीं। सो ठीक है, जैसे हमारा नेचर है उसके हिसाब से फिर हम उसको मेंटेन करेंगे। आपके पास में भेल जितना है उतना ही रख दीजिए। आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, इतना तो मुझे समझ में आ गया है। सो इफ यू कैन होल्ड पोजीशंस देन प्लीज होल्ड इट। यहाँ पर आपको एक अगर मौका मिला तो, ये कंडीशनल है, आया तो आया नहीं तो नहीं आएगा, चांसेस कम है। तो एक अगर आपको मौका आया तो 245 पर अगर आपके पास में गुंजाइश हो तो ऐड कर लेना, अदरवाइज जैसा है एज इट इज रख दीजिए। 230 रुपए का क्लोजिंग बेस पर स्टॉप लॉस लगाएं। और यहाँ पर कम से कम आप 300 रुपए का, मैं एवरेजिंग नहीं बोल रही आपको, अगर गुंजाइश नहीं है तो ही करना। 300 रुपए का पहला भाव टारगेट के तौर पर, और दूसरा लगभग आपको 345 रुपए का दूसरा भाव आपको दिख जाएगा। सो दिस इज द व्यू। डोंट ऐड न्यू इफ यू डोंट हैव मोर, गुंजाइश नहीं है तो। बाकी फिलहाल ओके आप होल्ड जरूर कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी को नया बाय करना है वो भी कर सकते हैं। मैम, अगला स्टॉक है BLSE। इस पर भी इनका सवाल है कि एवरेजिंग मैंने कर रखा है 220 के आसपास। मैम, 220 तमाम पर स्टॉक्स एवरेजिंग में कर ये रखी फंसे है। हुए हैं। और इनका लास्ट सवाल ये है मैम कि क्या सेल करके किसी दूसरे सेक्टर या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि मेरा जितना लॉस है वो कवर हो सके? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइएगा मैडम, भारी भरकम लॉस है, कैसे रिकवर हो पाएगा? तो ये हमारे एयरपोर्ट एक अच्छा स्टॉक निकला, मैनकाइंड फार्मा। अगर आप किसी में से देखिए, कुछ स्टॉक में मैंने आपको जहां पर बोला है कि वहां पर टाइम देंगे तो आपकी रिकवरी हो जाएगी, बट ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम अदर स्टॉक ऑल्सो जिनको 1-1.5 साल भी नहीं लगेगा। फॉर दैट मैटर GMR एयरपोर्ट, मैनकाइंड फार्मा अच्छे चल सकते हैं। इरेडा अच्छा चल सकता है आज के भाव से, मतलब
बाकी स्टॉक्स में अगर आप जहां पर 30-25% के लिए आपको हो सकता है कि 6 महीने 9 महीने वेट करना पड़े, बाकी ये जो 2-3 काउंटर्स मैंने अभी आपको नाम लेकर के गिनाए हैं, यानी स्टॉक्स में आपको उतना ही परसेंटेज थोड़े और कम समय में बन सकता है। और फ्रेश बाइंग लेंगे तो मतलब एक ये जितने भी स्टॉक्स है ये अच्छे खासे करंट प्राइस पर अवेलेबल हैं। रही ओके। बात आपने BLS 220 का बाइंग है, 220 ही बोला ना क्योंकि जी मैम। 274 पर जी। है अभी। जी, तो यहाँ 220 की पर आप एवरेज है। अच्छे प्रॉफिट पर हैं। तो यहाँ पर आप एक अच्छे प्रॉफिट पर हैं और मैं आपको बुकिंग की सलाह भी अभी नहीं दे रही हूँ, डोंट बुक इट। यहाँ पर आप एक सिर्फ ट्रेलिंग लगाइएगा, सिर्फ ट्रेलिंग एट 250 एंड होल्ड दिस, क्योंकि यहाँ पर एक छोटे से और पुल बैक के बाद, पुल बैक इज एक्सपेक्टेड, उसमें डरना नहीं, एक छोटे से पुल बैक के बाद इट इज लाइकली टू क्रॉस द लेवल ऑफ 305, वेरी लाइकली। दूसरा भाव इसमें आपको कम से कम 350 का मिल जाएगा। सो दिस काउंटर यू कैन होल्ड। अगर आपकी ये बाइंग यहाँ पर 320 की भी होती तब भी मेरी सलाह आपको इसके होल्ड की होती, क्योंकि एक छोटे से पुल बैक के बाद ये वापस से चल पड़ेगा अभी। जी। मार्केट भी देखिए मैम 25,600 के आसपास ही है, करीब है, लगता है कि 25,600 का लेवल जो है तोड़ते हुए नज़र आ सकता है। अब मैम इसी बीच इरेडा अगला स्टॉक है, 260 की एवरेज प्राइस है, इस पर भी क्या करने की सलाह होगी? 260 ही है, जी मैम। क्योंकि 127 है ये अभी। एग्जैक्टली मैम, बहुत बुरे फंसे हुए हैं नवनीत शर्मा जी। ठीक है, तो मैंने मुझे नहीं पता था कि आपकी बाइंग ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी मैंने इरेडा का नाम लिया ही था, क्योंकि इरेडा मैं सुबह से मतलब कुछ दिनों से ट्रैक कर रही हूँ और 126 से 125 की इस रेंज में बाइंग भी रिकमेंड कर चुकी हूँ। 260 आने के लिए शायद 2 साल लग जाए, तो बेटर ये है, क्योंकि आज के डेट में ये फ्रेश लॉन्ग्स के लिए भी बहुत बढ़िया काउंटर है एट अ वेरी लो रिस्क, सो यू कैन बाय। अगर आप किसी स्टॉक में से आपके पास में जगह बचती है या आपके पास पैसे बचते हैं, आप शफल कर सकते हो, तो इरेडा में थोड़ा बहुत पैसा और लगाया जा सकता है। रही बात टारगेट, तो मुझे थोड़े दिनों का जो टारगेट दिखता है 2-3 महीने के मायने से, वो तो 150 का है। बाकी अगर आप इस पूरे काउंटर की बात करें, दो बिकॉज आई एम पॉजिटिव ऑन एनर्जी, इरेडा रिन्यूएबल एनर्जी को फंडिंग करने वाली इंडस्ट्री है, स्टॉक है, तो ये चलेगा। तो रही बात इस हिसाब से, तो 150 और 180, 90 ये भाव आते हुए दिखते हैं नाउ। 260 के लिए बहुत कुछ होना, बहुत समय चाहिए, वो आपके पास है क्या, उसका सवाल, उसका जवाब अगर आपके पास में हाँ है तो फिर जी। होल्ड करके बैठ जाना। ओके मैम, अगला स्टॉक है RVNL, उसका भी एवरेज प्राइस है 429 का। मैं मुस्कुरा इस बात पे नहीं रही हूँ कि मतलब 429 बोला ना इन्होंने, जी मैम, 429। मैं इस बात पे मुस्कुरा रही हूँ कि कितना भी कोई कह ले, लेकिन मनी जो होती है ना विशाल जी, मनी इज जी। नॉट समथिंग कि हमने कोई ऐसा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं पैसे से, बिकॉज पैसा जो है हम लोग अपनी फैमिली के लिए कमाने की कोशिश करते हैं, अभी बहुत एक्सपेक्टेशन, आशाएं कुछ अलग अलग रहती है। तो इसीलिए जहां पर स्टॉक मार्केट, इसीलिए तो हार्डेस्ट वे ऑफ अर्न इजिएस्ट मनी लगता है। मतलब एक पल में आपको बहुत सारा भी दिखेगा और एक पल में आपको बहुत ज्यादा घट भी जाएगा, लेकिन जहां पर डिसीजन मेकिंग की आती है, तो वहां पर डिसीजन नहीं ले पाता इंसान, क्योंकि उसको लगता है कि आज नहीं तो कल स्टॉक मार्केट तो ऊपर ही जाने वाला है। बट हम वहां पर ये भूल जाते हैं कि हमारा जो हमने जब पैसा लगाया था, उस समय हमने ये नहीं सोचा था कि हम 2 महीने या 2 साल, उसको 2 साल होल्ड करेंगे, 3 साल। उस समय तो आई वॉज लाइक कि ये मोमेंटम प्ले कर लेते हैं बस, हो गया है ना ट्रेड में। तो वो चीज के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है, उसको समय के साथ और प्रैक्टिस के साथ आप लोग जितना जल्दी कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा है। आई एम ऑल्सो इन लर्निंग फेज, बट मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ दैट वी आर वेरी मच कनेक्टेड टू मनी, और लॉस काटना इज वन ऑफ द वेरी टफ डिसीजन। उसको काटना सीखो, तो ही आप आगे की अच्छी पॉसिबिलिटीज को एनकैश कर पाओगे। एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि अगर आपने RVNL को 340 बोला, अगर आपने इसको 310 पे भी काट लिया होता, तो वही पैसा आज आप फ्रेश बाइंग के लिए, सॉरी 400 की है आपकी बाइंग, 400, जी। तो आप वही पैसा 310 के भाव पर लगाते, और यहाँ से आपका अपसाइड का मूवमेंट जो 350 से लेकर के 385 का बन रहा है, आप उसको आराम से एंजॉय करते। तो वो डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा रहता है, आप ही के साथ नहीं, स्पीड एवरीबडी। तो जितना प्रैक्टिस में ला सके लाइए, ज्ञान नहीं बखा रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश है। बाकी RVNL आप ही नहीं, कोई और भी नए फ्रेश लॉन्ग करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं आपको सजेशन ये नहीं दे रही कि आप इसमें ऐड करो, बस थोड़ा समय दे दीजिए,
ये जितना हो सके 360 385 पर आप निकल जाना, क्योंकि उसके बाद वापस इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बाकी किसी को अगर फ्रेश लॉन्ग करना है, फॉर दोज पीपल ऑल्सो 360 385 आर द टारगेट, जिसमें सिर्फ स्टॉप लॉस हमको यहाँ पर 270 का ही मेंटेन करना है और टारगेट अच्छे खासे बड़े हैं। ओके मैम, नैन्सी जी के सवाल पर आते हैं मैडम। इनका सवाल है पारस को लेकर, 660 की जो है खरीद है, पूछ रही हैं कि क्या आपका व्यू बन रहा है मैडम, प्लीज़ बताएं, और नीचे कहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है पारस? पारस देखिए, ऑलरेडी मैं एक लेवल डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर इसने 620-15 की रेंज में ये नहीं सस्टेन हुआ क्लोजिंग बेस पर फॉर एटलीस्ट 4 हफ्ते, तो फिर इसमें गिरावट परसिस्ट होगी और वो गिरावट इसमें इसको 470 और 450 तक लेके जाएगी। और जितने भी मेजर ट्रिगर थे, देखिए इसको डिफेंस सेक्टर को लेकर के जो बजट आना था, जो भी प्रेस अनाउंसमेंट थी, सब हो गया, अभी कुछ बचा नहीं है। तो बस अभी इट्स वेट एंड वॉच। 415 420 पर 4 हफ्ते लगातार क्लोजिंग ऑब्जर्व करिएगा। इसके नीचे अगर क्लोज हो जाए तो आप भी अपनी पोजीशन को या तो निकाल दीजिए, हल्का कर लीजिए। एंड पारस का सेम पैसा, आई एम हैप्पी कि आप ये सवाल जल्दी पूछ रहे हैं, और पारस का सेम पैसा आप वापस से 450 के जितना नजदीक हो तब लगाइएगा। वहां पर आपका रिस्क हो जाएगा लिमिटेड एंड कैप्ड, एंड अपसाइड की मूवमेंट वापस से, मतलब एक नया दौर होगा फिर वो उसके लिए। तो वापस से वो 600 फिर 650 की बातें होंगी, बट ये पूरा जर्नी होने के लिए टाइम लगने वाला है। पहले स्टॉक गिरेगा फिर उठेगा, सो इट गोना टेक टाइम। मैम अगला स्टॉक है जैगल, 386 की खरीद है, पूछ ओके, रही हैं कि क्या इसमें बॉटम आउट हो चुका है या इसमें वर्थ है अभी एवरेज करने के लिए करंट लेवल्स पर? नहीं, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड ऐड ऑन। और मतलब रीबाउंड के लिए भी आप मान के चले कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 380 की पाएंगे, तो आपका स्टॉप लॉस 350 से नीचे मत रखिए। डोंट कीप योर स्टॉप लॉस बिलो 250, बिकॉज इसके बाद भी अगर ये स्टॉक नहीं संभला, मतलब करंट लेवल्स पर अगर नहीं संभला सिंपली, तो ये और ज्यादा करेक्शन हो सकता है। फिनटेक बेस्ड कंपनी है। थोड़ा सा ही बस, ज्यादा आपको इसमें एक्सपोजर ना तो एवरेज करना है और ना ही 250 के नीचे होल्ड। बाकी टाइम जरूर दे सकते हैं, इट्स नॉट लाइक कि आप इसको टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि सेक्टर से सस्ता है। तो उस दायरे पर, उस पैरामीटर पर आप चाहे तो इसको थोड़ा टाइम दे दीजिए, बट टाइम भी 2 महीने से 4 महीने का ही दीजिएगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और इस 2 से 4 महीने के अंदर रीबाउंड होगा तो फास्ट होगा और आपको आपका एग्जिट प्राइस मिल जाएगा। ओके मैम। अब मैडम चूंकि आपने अभी एनर्जी सेक्टर की बात की, तो लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि मैडम केपी ग्रुप की कोई कंपनी अच्छी लगती है क्या फॉर एनर्जी? करंट प्राइस पर अगर आप, मतलब आप अपने स्पेसिफिक स्टॉक की ना पूछे तो ज्यादा बेहतर है। मैंने ओके ओके। बहुत सारे एनर्जी के स्टॉक्स को ऑलरेडी, मतलब उनको अलग अलग पैरामीटर्स पर खंगाल के ढूंढ के, आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो मुझे लगता है कि एनर्जी में अगर इसमें देखे तो ये ज्यादा बेहतर सकते हैं। जिसमें से मुझे आज की डेट में कोल इंडिया बेहतर लगता है, मुझे इरेडा बेहतर लगता है, और दूसरा एक स्टॉक मुझे पावर ग्रिड बेहतर लगता है। और एक और स्टॉक, अगर आप थोड़ा सा एक रिस्क लेकर के चलने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप भारत कोकिंग कोल को भी चाहें तो अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, पीएफसी को अभी नहीं, पीएफसी को थोड़ा डिक्लाइन होने के बाद, गिर जाए थोड़ा, उसके बाद आप पीएफसी में करंट प्राइस से थोड़ा डिस्काउंट आ जाए, तब आप पीएफसी को भी खरीद सकते हैं। सो देयर आर लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। अगर मैं वापस से एक बार उनको समराइज करूं, सो आई लाइक पीएफसी। दो, अगर सिर्फ स्विंग ट्रेड करना है तो करंट प्राइस पर शायद पीएफसी हमको महंगा लगे, 400 के आसपास होगा शायद। अगर हमको इन्वेस्टमेंट करनी है तो करंट प्राइस पर एंट्री करके इन स्टॉक में हर 10% के सिप की ही नीड पड़ेगी, इससे ज्यादा की डिक्लाइन मुझे नहीं लगती। और यहाँ से जो पॉसिबल टारगेट है अपसाइड के लिए, मिनिमम 15% से लेकर के लगभग 30-40% तक स्टॉक वाइज निकल सकते हैं। एंड द स्टॉक लिस्ट इज पीएफसी, इरेडा, भारत कोकिंग कोल, कोल इंडिया, एंड देयर इज वन मोर स्टॉक, अगर आप पावर उसको ग्रिड। इंक्लूड करना चाहें, पावर ग्रिड। चलिए सो चलिए ये मैडम, अब 5 नेक्स्ट स्टॉक्स सेगमेंट। हैं जो मुझे लगता है। जी जी। जी जी जी। चलिए इस सेगमेंट में हम लोग चर्चा करते हैं कुछ स्टॉक्स की। मैडम क्या लग रहा है आज के दिन भर के जो हम लोगों ने जो बात की, उसमें क्या सबसे अच्छा वैल्यू पिक जो है, जो हमारे निवेशकों का जो पैसा है दिन दुगना रात चौगुना कर दे? ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है, और इस बीच में ही वो जो पिक्स थे हमने उस समय ही डिस्कस किया है, तो मैं ऐसे 4-5 स्टॉक्स से गिना देती हूँ। प्लीज़ मैम। लेवल्स अगर कोई देखना चाहे तो वीडियो को, लेवल्स भी अगर बताने हैं, बट एक रेंज में बता देती हूँ कि एक स्टॉक जी। में, इन स्टॉक्स में 15 से 40% की अपसाइड की पोटेंशियल भी है। नंबर 1 स्टॉक इज मैनकाइंड फार्मा, सेकंड स्टॉक इज इरेडा,
दूसरा स्टॉक पीएफसी जो कि अभी 400 के आसपास होना चाहिए, वहां आप खरीदने का विचार बनाइए। दूसरा स्टॉक जो मुझे लगता है सुजलॉन भी ठीक है आज की डेट में। एंड और एक और स्टॉक अगर आप लेंगे तो आप पावर ग्रिड, इन स्टॉक्स को आप आज भी अगर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते हैं तो डाउन साइड क्या पूरा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा वैसी बात नहीं, लेकिन डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है। तो उस चीज को आप समझ ले और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग अगर आप करेंगे अराउंड द पावर, अराउंड द फार्मा, तो कहीं ना कहीं आपको एक वैल्यू बाइंग मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए 5-6 स्टॉक्स है जहां पर एक वैल्यू बाइंग हम लोग ढूंढ सकते हैं एट अ वेरी लो रिस्क। ओके मैम, एक सवाल मेरा पावर ग्रिड को लेकर है। अभी जी 300 के जी, आसपास जो हमारा है ऑल्सो ट्रेड हो रहा है। 300 के जो साइकोलॉजिकल लेवल है, क्या उसके ऊपर जाता हुआ दिखेगा या कितना तक जाता हुआ दिख रहा है पावर ग्रिड? चार्ट्स पर पावर देखिएगा। ग्रिड अभी मजबूत है। मतलब अगर आप इसको ना डेली टाइम फ्रेम पे मत देखिए तो आपको कंफ्यूजन होगा, ऐसा लगेगा कि 250 से पावर। अच्छा, बाय द वे, मनी 9 के मेंबर्स को पावर ग्रिड रिकमेंडेशन पर मिला है और वो भी 260 और 255 के भाव पर। सो लकी पीपल यू आर कि आप इस पूरे मूवमेंट में हैं। तो अपने प्रॉफिट को अब सवाल ये होगा कि मैडम आपने 300 रुपए का टारगेट दिया था, वो आज हिट हो रहा है, तो क्या हम ये प्रॉफिट 15% जो भी मिल रहा है हमको, हम इस 15-20% का प्रॉफिट लें या बुक करें, लें या होल्ड कर जाए? तो जो लोग पहले से हैं या नया लॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग एक चीज को जरूर ध्यान में रखिए कि अगला जो इसका पड़ाव है पहला तो वो 335 रुपए का है जो आना है, और दूसरा फिर इसमें एक्सटेंडेड टारगेट 370 के। तो ये सवाल तो जवाब मिल गया कि और कितना जा सकता है। नाउ दूसरा सवाल ये भी आएगा कि क्या हम इसको आज की डेट में बाय करें? यस, कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे वो 260 का होगा। इसमें स्ट्रैटेजी ये रहेगी, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी डिफर रखिए, आपके टारगेट्स बड़े हैं। अगर आप आज बाय कर रहे हो, 100% बाय करने का प्लान बनाया था, पूरा मत करो, 70% ही क्वांटिटी को आज आप बाय करिए, दैट्स इट। बाय चांस कल परसों अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वहां पर आप 270 के आसपास 270-80 की रेंज में आप वापस से थोड़ा बहुत एडिशन करना, जो भी इस स्टॉक के लिए आप डिफाइन कर रहे हो वो वहां पर करिएगा। एंड देन वेट फॉर 325, 350 एंड 370, ये 3 टारगेट आप उसके बाद भी वेट कर सकते हो। ये काउंटर चलने के लिए तैयार हैं। स्पेसिफिकली मैंने ज्यादातर अगर आप देखोगे तो मैंने पावर पर थोड़ा वेटेज ज्यादा रखा है। तो जी फिलहाल चलने के लिए तैयार है, ऑलरेडी है तो होल्ड करो। खरीदने की स्ट्रैटेजी क्या है वो भी बता दी है। चलिए मैम, अब कुछ मेंबर्स के सवाल है वो ले लेते हैं। नितेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। इंजीनियरिंग इंडिया पर इनका सवाल है। खरीद रखा है इन्होंने इस स्टॉक को, 198 की खरीद है। शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं। 198? जी, इंजीनियरिंग इंडिया। ओके। हम्म, आपने तो हमसे भी 198 ही बोल रहे हैं ना आप? जी आपने तो जी। हमसे भी अच्छी एंट्रीज में ली है, क्योंकि 13 तारीख को एक डिस्क्लोजर दे देती हूँ। वैसे मनी 9 में ये स्टॉक आया है, आई मीन रिकमेंडेशन पर, इससे पहले भी 2-3 बार मॉर्निंग शोज में आई थिंक। बट स्टिल अभी जब ये 100, मेरे ख्याल से इसने 220 का हाई नहीं लगाया, 100 219 का लगाया है। सो डिस्क्लोजर इज दिस, आपके शो पर भी और कई शो पर भी मनी ये इंजीनियर्स इंडिया रिकमेंड हो चुका है। और हमारे जो कम्युनिटी है, हमारे जो स्विंग ट्रेडिंग के जो मेंबर्स हैं, उनको भी हमने यानी 13 तारीख को फ्राइडे हमने वहां पर भी उनको रेकमेंड किया था 108 के प्राइस पर। और जो हमारे लिए टारगेट था डिस्क्लोजर इसलिए क्योंकि आज ही इसका पहला टारगेट 217 पर हिट हुआ है। सो आफ्टर दिस डिस्क्लोजर मैं अगला व्यू इसके साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें अगला मेरे लिए जो टारगेट है वो 240 का है। एंड आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग विद माई व्यू। मैं यहाँ पर बाउंस बैक छोटा मोटा पुल बैक मैं जरूर एक्सपेक्ट करती हूँ, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वापस 165 पर आने वाला है अभी हाल फिलहाल। तो फिलहाल आप इसको होल्ड कर जाइए। अगला जो भाव है यहाँ पर आपको 240 का देखने के लिए पूरा पूरा तैयार है। हो सकता है कि 2-4 हफ्ते का समय और लग जाए, लेकिन हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो यू कैन होल्ड योर पोजीशन। चलिए मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला मनी 9 के लिए और तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। लेकिन जाते जाते मैडम, मार्केट्स का जो लेवल है उस पर भी जो है आपकी नज़र हम लाना चाहेंगे। 25,581 के आसपास निफ्टी है और निफ्टी बैंक 60,800 के आसपास है। इन दोनों में अगर अभी 2:30 बजे के आसपास अगर किसी को कोई ट्रेड लेना हो, लॉन्ग साइड में लें या शॉर्ट साइड में लें, तो किस साइड का स्टॉक होगा, आप बताएं। इंडेक्स में ही लेना है क्या? जी, उससे या बेहतर फ्यूचर्स है में ही हम बता लोग दीजिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बता दीजिए। लॉन्ग साइड में बने रहें या शॉर्ट करें। ओके। तो देखिए, नहीं, फिलहाल एचडीएफसी बैंक जो कि एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देता है हमारे इंडेक्स को ड्राइव करने के लिए, ये जो मूवमेंट है उसकी वजह से आ रहा है। बैंक निफ्टी चल रहा है
निफ्टी में उसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है ड्यू टू दैट। तो हैवी वेट्स की वजह से ये फिलहाल चल रहा है, तो आप हैवी वेट्स पर ही नजर रखें तो ज्यादा बेटर होगा, दैट्स माय ओपिनियन। हाउएवर इफ यू वांट टू बी लॉन्ग, अगर आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग होना चाहते हैं, क्योंकि एचडीएफसी अभी और चलेगा, मतलब 1.5-2% तो अभी और बचा है, जो कि अगले 1-2 दिन में होना चाहिए। सो अब बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन 60,800 पर अगर बना रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 60,500 पर मेंटेन करिएगा। सेल ऑन राइज का व्यू जो लग रहा था वो नहीं होगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट है अभी। तो बैंक निफ्टी में करंट प्राइस पर लॉन्ग कर सकते हैं। इंट्राडे में जो एक टारगेट आपको दिख जाएगा और लग रहा है कि 61,000 का भाव इंट्राडे में चांसेस हैं, क्योंकि समय बचा हुआ है, थोड़ा हिट होने के चांसेस बनते हैं, लेकर के निकल भी जाइएगा, बीटीएसटी मत करना। दूसरा ओके। निफ्टी में आप ये फ्यूचर में भी कर सकते हैं, बाय द वे बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी आप लॉन्ग कर सकते हैं, चार्ट के रेफरेंस से ही करना। बट दूसरा निफ्टी में जो 25,585 25,584 का ये जो भाव आया है, आप इसको एक स्विंग की ट्रेड के तौर पर, जैसे बैंक निफ्टी में बोला इंट्राडे ट्रेड है, इंडेक्स में, निफ्टी इंडेक्स में आप स्विंग ट्रेड प्लान करें तो वो ज्यादा बेहतर है। यहाँ से ओके। आप एक स्विंग ट्रेड, जी, तो आप इसमें यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड 25,000 का कॉल ऑप्शन बाय ले सकते हैं, जिसमें कि स्पॉट चार्ट पर आपको 25,400 का कॉल, रिपीट कर रही हूँ, 25,400 का कॉल ऑप्शन मंथली एक्सपायरी आप बाय कर सकते हैं, जिसमें ओके। कि 25,400 ऑन स्पॉट चार्ट शुड बी स्टॉप लॉस, और पॉसिबल टारगेट आपके 25,700 एंड 25,750, बस इतने ही है, और आ जाए तो निकल जाइएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मैडम आपका। जाते जाते अगर आपका कोई डिस्क्लेमर हो तो प्लीज़ दे दीजिए। देयर वर मेनी स्टॉक्स विशाल जी, जो हमने आज भी डिस्कस किए हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऐसे थे जो ही ना कहीं हाल फिलहाल या पुरानी रिकमेंडेशन के तौर पर हमारे मेंबर पास में ओपन पोजीशंस पर हों, क्योंकि कुछ स्टॉक में स्विंग ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी शेयर किए हो सकते हैं। बट टू बी स्पेसिफिक, हाई पोर्टफोलियो बीएससी का आज नाम आया है, हालांकि मैंने रिकमेंड तो नहीं किया, लेकिन शो में आया उसका नाम भी, तो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में वो आज नहीं है। इट वाज देयर यस्टरडे, आई मीन ऑन फ्राइडे, बट इट्स नॉट टुडे, बट रीसेंट ट्रेड एक्टिविटीज में है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क, सोचते समझते हुए रिस्क को पहले, क्या बोलते हैं, इसको आकलन करते हुए समझ के काम करें, तब आपको थोड़ा शांति से आप काम कर पाएंगे। अदरवाइज हर 1-2% के मूव पर इट्स लाइक बेची खरीदे वैसी इनडिसीजन आएगी मार्केट में। सो उस चीज चलिए, का ध्यान में रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।